ही टाइम लग रहा है ना। ओह नथिंग हैपेंड, कोई क्लास के बाहर नहीं गया। ऑलराइट ठीक है, इसका मतलब सब होमवर्क करते हैं। ऐसा तो है नहीं ऐसा तो होने से रहा। चलो nonetheless let's start. ऑलराइट, सो बायोटेक और उसके एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक। सो आपकी जो बायोटेक की जो फील्ड है जिसमें हमने सीखा था, वी हैव एक्चुअली मेड अवर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे हम लोग, हमारे बैक्टीरिया में डाल रहे थे, उनको ग्रो कर रहे थे। सो उसका एप्लीकेशन क्या है? सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द फील्ड ऑफ बायोटेक। सो एप्लीकेशन आपका कहाँ कहाँ पे आ जाता है? एप्लीकेशन आपका यहाँ पे आ जाता है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, थेरापेटिक्स के अंदर इसका एप्लीकेशन आता है, डायग्नोसिस के अंदर इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ डायग्नोसिस तो आपका एप्लीकेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, आप बायोटेक फील्ड के इस्तेमाल से आप कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं जिनको हम इवन बोलते हैं एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, राइट। जब आप ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर तो आपको बड़ा फायदा होता है, यू गेट अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स ओवर देयर, आपको फायदा होता है जब आप ऐसे प्लांट्स बनाते हो तो, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड, आपके फूड की प्रोसेसिंग करने के लिए भी बायोटेक का इस्तेमाल किया जाता है, तो यूजिंग द फील्ड ऑफ बायोटेक यू कैन एक्चुअली डू द प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, वो आप कर सकते हो। देन एक सेपरेट टर्म आपके सामने यहाँ पे है बायो रेमिडेशन। मैं इसको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ओशन में, अगर आप एक शिप रन कर रहे हो, इफ यू आर, एक ऑयल टैंकर है, दैट्स अ शिप। तो कई बार क्या होता है कि एक ऑयल टैंकर में से आपको ऑयल लीकेज होता है, ऑयल का लीकेज होता है, या कई बार कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको ऑयल स्पिल हो जाएगा ओशन के अंदर। तो आप इमेजिन करो कि ओशन के अंदर ऑयल स्पिल हो गया। सो ओशन में आपका हो चुका है ऑयल स्पिल। अगर आपका ऑयल स्पिल हो चुका है ओशन के अंदर, तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि इससे क्या हो सकता है कि आपके जो ओशन के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनको काफी डैमेज होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द एनिमल। तो अगर ऐसा होता है तो ये टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, देर आर सम बैक्टीरियाज विच आर नोन टू ब्रेक डाउन द पेट्रोलियम, देर आर सम बैक्टीरिया विच आर नोन टू ब्रेक डाउन द क्रूड ऑयल। तो ये टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कैन यूज सम बैक्टीरियाज, और उन बैक्टीरियाज को मैं उस एरिया में जाकर रिलीज कर दूंगा, and these bacteria are known to break down, they are known to break down crude oil, so they are known to break down the crude oil। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया और मैंने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम क्या थी मेरे यहाँ पे, एक एनवायरमेंटल इशू था। क्या था एनवायरमेंटल इशू यहाँ पे, कि ऑयल स्पिल हो चुका था मेरे ओशन के अंदर। तो जब आप कोई बायोलॉजिकल टूल या बायोलॉजिकल एंटिटी यूज करते हो, चाहे बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी अगर आप यूज कर रहे हो टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड एज माय बायोरेमिडेशन। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बायोरेमिडेशन, कि अगर मैं कोई एक बायोलॉजिकल टूल यूज कर रहा हूँ ताकि मैं एक रेमिडी निकाल सकूं, एक सोल्यूशन निकाल सकूं एक कंसर्न का, एक इशू का, तो उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ बायोरेमिडेशन, ठीक है। देन वेस्ट ट्रीटमेंट, अगर वेस्ट की ट्रीटमेंट करनी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक, काफी एडवांस उस चीज के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी बायोटेक का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वी हैव नंबर ऑफ फील्ड्स जहाँ पे बायोटेक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। सो यू कैन नो ऑल दोस थिंग्स लेटर। सो एप्लीकेशन आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, मेडिसिन में है, फूड प्रोसेसिंग आपका यहाँ पे हो गया, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के अंदर आपका हो गया, एंड देन यू ऑल्सो हैव ना एनर्जी प्रोडक्शन। सारे फील्ड के अंदर आपका बायोटेक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको शायद मालूम होगी या शायद नहीं भी हो, ये भी हो सकता है कि अभी आजकल की डेट्स में जो लोग बायोटेक के अंदर अपना ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर्स करते हैं, तो उनके लिए भी अब एमएनसीज हैं। जैसे पहले होता था ना कि वी हैव एमएनसीज फॉर योर इंजीनियर्स के लिए, विप्रो, इन्फोसिस होता था। नाउ यू ऑल्सो हैव एमएनसी पिकिंग अप पीपल फॉर बायोटेक डिपार्टमेंट एज वेल, राइट। सो बायोटेक डिपार्टमेंट के लोगों को भी लाइक एमएनसीज आपके यहाँ पे पिकअप करती है, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग प्लेस्ड ओवर देयर। सो बायोटेक इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड अगर आप वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन और अपना मास्टर्स करते हो। बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से कर रहे हो, दैट मीन्स अ लॉट, क्योंकि आपको एक एक्सपोजर अच्छा चाहिए होता है, एंड देन यू कैन गेट अ गुड जॉब इन द इंडस्ट्री। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग। और इसमें भी पता है दो टाइप का होता है, एक तो बीएससी एमएससी बायोटेक होता है और एक होता है बीटेक बायोटेक। सो बायोटेक का एक दे हैव अ सेपरेट ब्रांच एज वेल। So both of them are like quite beneficial for a person if want to get into industry. Now, so now you have over here three critical research areas of biotechnology. हाँ जी सना, गुड इवनिंग। सो आपके तीन क्रिटिकल एरियाज, आपके रिसर्च एरियाज आपके बायोटेक के कौन से हैं? सो एक आपका यहाँ पे रहेगा बेस्ट कैटालिस्ट। हमेशा कोशिश की जाती है
कि आप एक बढ़िया कैटलिस्ट को आप ढूंढ सको। तो यार रत्ना, अगर हम बात करते हैं बायोटेक फील्ड के बारे में, तो वन ऑफ द फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक वन ऑफ द एरिया ऑफ रिसर्च इज गोइंग टू बी टू लुक फॉर द बेस्ट कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? वन ऑफ द एग्जांपल कैन बी योर एंजाइम्स, राइट? एंजाइम्स आर गोइंग टू बी कैटलिस्ट। सो एंजाइम्स एक आपका बहुत सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर जनरली गोइंग टू बी प्रोटीन्स। एंजाइम्स आपके जनरली आपके प्रोटीन्स होते हैं। एंड एक कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट का काम यहाँ पे होता है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज नोन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को आपका इंक्रीज कर सकता है, ठीक है? सो एज अ इन द फील्ड ऑफ बायोटेक आप हमेशा कोशिश करते हो एक ऐसा प्रोटीन ढूंढने की या एक ऐसा कैटलिस्ट ढूंढने की जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके। एंड पीपल स्पेंड इयर्स टू फाइंड दैट। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज बीन डन इन द लैब्स कि आप माइक्रोब्स ग्रो करते हो, उन माइक्रोब्स के अंदर आप डालते हो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उन माइक्रोब्स के अंदर डालते हो अपना यहाँ पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और फिर आप उनमें से प्रोटीन निकालते हो, फिर आप उसमें से निकालते हो अपना वहां पे प्रोटीन। और एक बार आपने उस प्रोटीन को आइसोलेट किया, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और वो प्रोटीन अगर मेरा एक कैटलिस्ट हुआ, मतलब जो एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, तो मुझे उसे ग्रो करना है। आई वांट सच प्रोटीन इन अ लार्ज अमाउंट। तो ऐसे प्रोटीन को समझा जाता है, सीखा जाता है, उसके बारे में स्टडी किया जाता है। दैट इज समथिंग विच इज बीन डन, राइट? यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे आपके यहाँ पे लाइक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट, एंड ये आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया ऑफ रिसर्च। यू माइट नॉट बी नोइंग दिस, लेकिन लोग अपने 4, 5, 6, 7 साल स्पेंड करते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को समझने में और कैसे वो स्ट्रक्चर काम करता है। सो इट इज क्वाइट इट्स एक्चुअली लाइक सॉल्विंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स पजल। जब तुम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जब एडवांस लेवल पे तुम पढ़ रहे होते हो, देन इट्स लाइक सॉल्विंग अ पजल कि कहाँ से कैसे स्ट्रक्चर आपका फॉर्म कर रहा है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी ऑल दोस थिंग्स। ऑलराइट, सेकंड एरिया ऑफ रिसर्च। तो एक तो आपका हो गया टू लुक फॉर द कैटलिस्ट। सेकंड एरिया ऑफ रिसर्च आपका यहाँ पे क्या है? क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। आपने एक बार अपना कैटलिस्ट निकाल लिया, अब आप चाहते हो पता लगाना कि कौन सी मेरी ऑप्टिमल कंडीशंस होती है जहां पे मेरा कैटलिस्ट सही तरीके से काम करेगा। दैट मीन्स व्हाट? कि समझो मैंने यहाँ पे प्रोटीन ए निकाल लिया, आई हैव आइसोलेटेड माय प्रोटीन ए, ये मेरा यहाँ पे प्रोटीन ए मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ। अब मुझे पता लगाना है कि कौन सी वो ऑप्टिमम कंडीशन होगी जिसके अंदर ये सही तरीके से काम करेगा। मतलब मुझे पता लगाना है कि कौन से टेम्परेचर में ये काम करेगा सही तरीके से, क्या पीएच वहां पे होना चाहिए, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। सो ऑल दोस थिंग्स, ऐसे कई सारे पैरामीटर्स को मैं समझूंगा। तो ये हो गया मेरा सेकंड एरिया ऑफ रिसर्च, क्रिएटिंग द ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, ताकि आपका कैटलिस्ट काम कर सके और बहुत सही तरीके से काम कर सके, एफिशिएंटली काम कर सके। दैट्स अ सेकंड एरिया ऑफ रिसर्च। देन यू हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज गोइंग टू बी माय डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये सब करने के बाद जो आपका जो थर्ड इवेंट आपका जो होता है, थर्ड एरिया ऑफ रिसर्च जो आपका यहाँ पे, दैट इज योर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डाउन स्ट्रीमिंग सही तरीके से करो। आई थिंक आप ये बात जानते हो, हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था कि डाउन स्ट्रीम करना मतलब क्या होता है? प्यूरिफाई करना, फिल्टर करना, सेपरेट करना, प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना, देन यू डू द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड देन यू गो फॉर अ क्वालिटी टेस्टिंग। तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनलेस अब अगर ये आप सही से नहीं कर रहे तो आपका एक मार्केट वैल्यू वाला प्रोटीन आपको मिलेगा नहीं, आप कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं बना पाओगे जिसकी एक मार्केट में वैल्यू होगी। सो दैट इज वाई कई सारी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज बन के आती है जो आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को ज्यादा आसान बनाती है, एफिशिएंट बनाती है। और इससे फायदा क्या होता है कि आपको जो प्रोटीन मिलेगा डाउनस्ट्रीमिंग करने के बाद, वो आपका हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन होगा। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू हैव टू नो कि ये भी आपका एक एरिया ऑफ रिसर्च है जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइक इन्वेस्टमेंट किया जाता है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द डिफरेंट लैब्स, ताकि आप इसको लाइक डेवलप कर सको। सो दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, तो ये है मेरे यहाँ पे 3 एरिया ऑफ रिसर्च। दीज आर माय 3 एरिया ऑफ रिसर्च इन विच द बहुत लाइक आपका एडवांसमेंट यहाँ रिसर्च किया जाता है इसके अंदर। दीज आर 3 एरियाज। बायोटेक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, तो अगर मैं कोई क्रॉप को ग्रो करना चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा क्रॉप का एक बहुत अच्छा कल्टीवेशन हो, उसका मतलब लाइक नंबर काफी ज्यादा बढ़े, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं? दैट कैन बी डन यूजिंग द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब जब मैं एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात कर रहा होता हूँ ना, तो वो टाइम पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ड्यूरिंग एग्रीकल्चर आई बी यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स।
तो ये सब इस्तेमाल करके आई कैन एक्चुअली कल्टिवेट गुड नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांट का नंबर मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, एंड दैट कैन बी डन। इससे मेरा ओवरऑल भी कल्टिवेशन मेरे यहाँ पे बढ़ेगा। जितना मैं नॉर्मली बना सकता हूँ अपने प्लांट्स को ग्रो करके, लाइक बिना कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स के, अगर मैं इन्हें यूज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा कल्टिवेशन ज्यादा बनेगा, मेरा आउटपुट ज्यादा निकलेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो, राइट। वन मोर ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिससे आप अपना फूड प्रोडक्शन बना सकते हो। बट आई हैव टोल्ड यू दिस कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो आपको फ्रूट साइज चाहिए होता है वो अटेंड करने में टाइम लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर आप एप्पल ग्रोस कर रहे हो या ऑरेंजेस ग्रो कर रहे हो, देन जो आपको साइज चाहिए होता है ना, फ्रूट साइज जो आपको चाहिए होता है, वो अटेंड करने में टाइम लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, राइट। बट ये भी किया जा सकता है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज माय जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाओ और इनको यूज करो आप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो दीज आर द थ्री वेज यू कैन एक्चुअली कल्टिवेट गुड अमाउंट ऑफ फूड फॉर द कंट्री, राइट। नाउ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो पहली बात याद रखना कि हमारी पॉपुलेशन काफी तेजी से आपके यहाँ पे बढ़ रही है। सो वी नो दैट द पॉपुलेशन इज गोइंग रैपिडली, एंड क्योंकि आपकी पॉपुलेशन आपके यहाँ पे रैपिडली आपके यहाँ पे ग्रो कर रही है, सो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ फूड, यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ सस्टेनेबल फूड आपको बनाना है प्लेनेट के ऊपर, कंट्री के अंदर, ताकि आप पॉपुलेशन को सस्टेन कर सको, ठीक है। सो आई टेल यू वन थिंग, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इन द ईयर ऑफ 1970s, इन द लेट 1960s के अंदर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि बाय द एंड ऑफ 2000 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन विल डाई। उनका ऐसा कहना था कि आपका 1/3 जो पॉपुलेशन है उनका अपने वर्ल्ड का, उसकी डेथ हो जाएगी। उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया था, एंड एज पर हिज कैलकुलेशन दैट कि पॉपुलेशन जिस रेट पे बढ़ रहा है ना, उतना आप सप्लाई कर नहीं पाओगे खाने का, उतने आप क्रॉप नहीं ग्रो कर पाओगे, उतने आप कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे, एंड द पॉपुलेशन 1/3 पॉपुलेशन विल एंड अप डाई बाय द एंड ऑफ 2000। उनका ये मानना था। बट एक्चुअली वैसा कुछ हुआ नहीं। वैसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड राइट नाउ एवरीवन इज एबल टू कल्टिवेट देयर प्लांट्स, एवरीवन इज एबल टू हैव क्रॉप्स इन देयर कंट्री, और सब लोग सस्टेन कर पा रहे हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो फील्ड आपकी जो डेवलप हुई आपकी यहाँ पे बायोटेक वाली, इट हैज एक्चुअली सेव्ड द प्लैनेट, राइट। बिकॉज ऑफ दैट राइट नाउ कुछ रिमोट एरियाज के अंदर भी आप अपने वहां पे प्लांट्स को ग्रो कर पाते हो, राइट। आप में से कुछ लोग हिमाचल में से हैं। हिमाचल में एक इंस्टीट्यूट है पालमपुर के अंदर जिसका नाम है IHBT। इट्स योर HBT, यस सर है ना, वो उल्टा के पास में है यस सर ना। सो IHBT इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट। वो क्या करता है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम ये कि वो हायर एल्टीट्यूड पे प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं, उस वहां पे रिसर्च किया जाता है। दे आर ट्राइंग टू ग्रो प्लांट्स एट हायर एल्टीट्यूड। सो हायर एल्टीट्यूड मतलब ये आपका हो गया ना, लाइक लेह लद्दाख, इवन हिमाचल के कुछ हायर एल्टीट्यूड के ऊपर जाके प्लांट्स को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब ये लोग कुछ ऐसा काम करते हैं उस एरिया में जहाँ पे पानी की कमी होती है, कंडीशंस हार्श होती है, वहां पे आप उस टाइप का प्लांट ग्रो कर पाते हो जो उनके लिए सर्वाइव करने के लिए उन्हें हेल्प करता है। सो सच काइंड ऑफ रिसर्च हैपेंस इन द कंट्री। हमारे कंट्री में भी होता है, लाइक बाहर भी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर एबल टू ग्रो द प्लांट्स एंड दे आर एबल टू लिव देयर लाइफ। इन द 1970s या 1960s के अंदर ये सब किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। बैक देन जो कैलकुलेशन जो लगा रहे थे, नंबर जो लगा रहे थे, दे वर हैविंग सम कैलकुलेशन जो लोग सही भी लगा रहे थे एक तरीके से, बिकॉज दे वर नॉट, द फील्ड ऑफ बायोटेक तब आया नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन दिस फील्ड एंड सम ऑफ द पीपल हु हैव वर्कड इन दिस फील्ड, उनके वजह से लाइक वी हैव एक्चुअली सीन दैट पीपल आर एबल टू सर्वाइव। एक साइंटिस्ट है हु इज एक्चुअली अ ग्लोबल फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, नॉर्मन बोरलॉग। Norman Borlaug. Norman Borlaug is actually a father of Green Revolution, like world के. He was the one who actually spent several years on research to grow the plants. इन्होंने इतना रिसर्च किया था कि आप वो ऐसा प्लांट बना सको जो आपका ड्राउट कंडीशन में भी ग्रो कर सके. So that kind of research he did for several years. And कहा जाता है that he is in the real sense is actually a superhero. Superhero वही तो करते हैं ना, सबको बचाते हैं. His work actually was the reason because of that 1/3 of the population was able to feed itself. वो अपने आप को like sustain कर पा रहा था. So you should someday अगर कभी time मिलता है future में, you should read his work and the kind of time he has spent to do this kind of work. That too इतने साल पहले.
जब रिसोर्सेज वैसे भी कुछ नहीं होते थे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी। सो पॉपुलेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है एंड यू नीड फूड फॉर दैट, ठीक है। सो वी हैव ओवर हियर द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के, हु इज माय MS स्वामीनाथन। तो इन्होंने क्या किया, इनके जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया। अब ये याद रखना कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में आया उसके रीजन यहाँ पे क्या थे। वन ऑफ द रीजन वाज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी। ये 3 आपके मेन रीजन थे, याद रखना। जो 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया में पूरा ग्रो हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, दैट वाज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इम्प्रूव क्रॉप वेराइटी। इसकी वजह से आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एक फार्मर अपने प्लांट्स को ग्रो कर पा रहा था और उसकी वजह से कंट्री सस्टेन कर पा रही थी। तो इनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था टू मेक दैट थिंग हैपन। बट आपको याद रखना है कि ये सब करने के लिए हमने क्या क्या यूज किया था। सो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड हायर यील्ड क्रॉप वेराइटी वाज डन, राइट। इफेक्ट क्या थे ग्रीन रेवोल्यूशन के? इंप्रूव क्रॉप वेराइटी, हायर यील्ड इन द क्रॉप प्रोडक्शन। अगर 2005 में अगर आपका 20 टन अगर आपका बना रहा था एक फार्म, तो अभी आपका बना रहा है 40 टन, सो दैट्स इंक्रीज इन द क्रॉप प्रोडक्शन आपका हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपका यहाँ पे हो गया। आज की डेट में शायद आपको ये बात मालूम हो गया नहीं होगी, बट आज से लगभग 2 साल पहले जब अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ था तालिबान का, तो वो टाइम पे इंडिया ने एक्चुअली सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ wheat from this part of the world to Afghanistan. So right now we are in a condition that we are actually exporting the wheat to the nearby countries. So that is something also which has been happening. So how things have changed, try to understand those things. ठीक है. However, for farmers in the developing world, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हमारा क्रॉप का तो ग्रोथ यहाँ पे हुआ, आपका काफी ज्यादा क्रॉप ग्रो किए, फार्मर्स को फायदा हुआ। बट आप एक चीज यहाँ पे समझो, जब आप क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हो यूजिंग योर इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये एक फार्मर के लिए काफी एक्सपेंसिव होता है। एक फार्मर के लिए ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। सो वी हैव टू लुक फॉर अ बेटर अल्टरनेटिव। हमें काफी जल्दी पता चल गया कि हमें एक बेटर अल्टरनेटिव की जरूरत है यहाँ पे। सो हाउएवर द फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, agrochemical are often too expensive and further increase in the yield with existing varieties are not possible during the conventional breeding. एक तो आपका ये एक्सपेंसिव होता है, गोइंग फॉर एग्रोकेमिकल तरीका जो आपका है यहाँ पे, यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, ये तो आपके लिए एक्सपेंसिव है। सेकेंड चीज, आप अपने जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग होता है उससे आप अपना यील्ड नहीं बढ़ा सकते, उससे आप अपना यील्ड यहाँ पे बढ़ा नहीं सकते। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि फिर हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन एक्चुअली मेक लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स बिना हमारे केमिकल्स को इस्तेमाल करे हुए या लेस अमाउंट ऑफ केमिकल्स को इस्तेमाल करे हुए। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बाय मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अगर हम हमारे बना सकते कई सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो फिर हमें हमारा यहाँ पे फायदा निकल के आ सकता है, राइट। हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक अ प्लांट जहां पे मुझे केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मुझे कम करना पड़े। So now let's try to understand this thing. What are my genetically modified crops? So ये मेरा एक तरीका है. Is there any alternative path? Yes, the path is going to be to grow the plants which are going to be my genetically modified crops. ये हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि याद रखना, अगर एक कोई genetically modified crop होता है, so that means उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने फार्म के अंदर एक genetically modified crop ग्रो कर रहा हूँ, तो काफी लाइकली चांस है कि मुझे वहां पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, मुझे इंसेक्टिसाइड का वहां पे इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी, राइट। सो यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, राइट। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। समझो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है आपके सामने, अज्यूम दैट दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इसके एडवांटेज किस तरीके से मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। तो एक मेरे यहाँ पे प्लांट है और ये समझो ये प्लांट है जिसका कमर्शियल फायदा मुझे बहुत होता है। सो अज्यूम दैट दिस इज माई GM crop, this is my genetically modified crop. तो इसमें मुझे क्या क्या ट्रेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं कुछ ऐसे क्रॉप्स बना सकता हूं which might show tolerance to drought, सूखे से ये अपने आप को बचा सकता है। मतलब अगर मेरे एरिया के अंदर पानी नहीं गिरा तब भी मेरा प्लांट सर्वाइव कर जाएगा, ऐसे प्लांट में बना सकता हूं। आई कैन मेक सच प्लांट्स व्हिच कैन सर्वाइव इवन व्हेन यू हैव अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द नियर बाय विसिनिटी, राइट।
I can make a plant which is pest resistant. मैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट अपना बना सकता हूँ। एक ऐसा प्लांट जिसको कोई इंसेक्ट आके खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ जीन डाल के रखे हुए हैं, मैंने कुछ ऐसे जीन डाल के रखे हुए हैं जिससे कोई इंसेक्ट इसको खाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, राइट? देन आई कैन मेक अ प्लांट विच कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर, कैन सर्वाइव इन लो टेम्परेचर। मतलब अगर आपका टेम्परेचर काफी नीचे जाता है, -2 -4 डिग्री सेल्सियस, तब भी मेरा प्लांट सर्वाइव कर पा रहा है। तो ऐसे प्लांट्स आप बना सकते हो। यू कैन एक्चुअली क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो आप ये बात भी याद रखना कि जब कोई लैब के अंदर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया जाता है तो उसके अंदर आपको कुछ डिजायर्ड ट्रेट्स आपको मिलेंगे। देयर विल बी सर्टेन ट्रेट्स जो आपको उसमें देखने के लिए आपको मिल जाएंगे और वो ट्रेट्स आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। दोस ट्रेट्स आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि जब भी ऐसे कोई प्लांट्स बनाए जाते हैं आपके, यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ऐसे प्लांट्स बनाने का एक पर्पस होता है कि ये मेरे जो प्लांट है ये कम मिनरल्स वाले सॉइल के अंदर सर्वाइव कर सकता है, या इट कैन सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशन। सो यू हैव दोस ट्रेट्स, ठीक है? सो लेट्स सी, plant, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by manipulation are called as my genetically modified organisms. चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, अगर उसके डीएनए के अंदर हमने कुछ चेंजेस किया है, अगर मैंने एक प्लांट के अंदर कहीं से जीन निकाल के डाला हुआ है, सो दैट बिकम्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट? और वही तो हम करते हैं, हम उसके डीएनए के अंदर कोई नया डीएनए डालते हैं या उसके डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये आपको हर फील्ड में मिलते हैं, लाइक यू फाइंड एनिमल्स, प्लांट्स, फंगा, बैक्टीरिया, आपको मिल सकते हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कई सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए थे। so, जब हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं तो मेरा बैक्टीरिया क्या बन रहा है? बैक्टीरिया बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, राइट? तो वैसे ही हम यहाँ पे प्लांट्स भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आप सबको? क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So that is how you make your genetically modified crops. आप यहाँ पे बनाओगे कई सारे and you will try to get benefit out of them. So GMOs की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपके प्लांट्स बना सकते हो, आप बैक्टीरिया बना सकते हो, you can make the mice over here, right? Animals आप बना सकते हो। अब ये जो इंसान यहाँ पे कर रहा है ये एक्चुअली में सही पिक्चर नहीं है। That is not how you make a genetically modified crop. ये कुछ गलत काम हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कलर दिया जा रहा है आपके टमाटो को। That's not has to be done. It is not a genetically modified crop, right? But हाँ, आप ऐसे plants बना सकते हो, you can make plants, but this is not what is happening right now. ये सही नहीं है। ऐसा किया जाता है कई बार, ये फ्रूट सेलर भी करते हैं। आपको पता नहीं, आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, वाटरमेलन में काफी किया जाता है एडल्ट्रेशन ऑफ वाटरमेलन, कि उसमें आप रेड कलर डालते हो। Yes, sir. ताकि अंदर से वो एकदम बढ़िया रेडिश कलर का वहां पे आपको मिले देखने के लिए। सो ये किया जाता है काफी बार, बट या दैट्स रॉन्ग। ओके, तो चलिए हम इस कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के फायदा क्या हो सकता है। सो यू कैन मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्राउट, सॉल्ट एंड हीट। आप ऐसे प्लांट्स बना सकते हो विच कैन एक्चुअली सर्वाइव इन अ लो टेम्परेचर, ड्राउट कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट ज्यादा है तब भी वो आपका ग्रो कर जाएगा वहां पे। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है सराउंडिंग के अंदर तब भी आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। सो इट कैन ऑल्सो सर्वाइव द हाई टेम्परेचर। सच प्लांट्स कैन बी ग्रोन। देन यू कैन ग्रो अ प्लांट विच कैन रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। आप ऐसे प्लांट्स बना सकते हो जिन्हें हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, जिनके अंदर आपको पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी कुछ ऐसे जीन होंगे जिसकी वजह से कोई इंसेक्ट इन्हें खाने का बारे में सोचेगा भी नहीं। ठीक है? देन हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट। इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे। देखो होता क्या है ना कि जब आप हार्वेस्ट करते हो, चाहे क्रॉप्स का कर रहे हो या आप ट्री में से अगर आप फ्रूट्स निकाल रहे हो, तो अगर मैं फ्रूट्स का एग्जांपल यहाँ पे लूँ तो फ्रूट्स को निकालने के बाद ट्री में से एक टाइम के बाद वो खराब हो जाएंगे। सो उनका एक वैल्यू जो रहता है वो 1-2 हफ्ते के लिए रहेगा एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट स्पॉइल होना, वो चालू हो जाएंगे। समथिंग यू नो दैट, समथिंग कैन रिलेट टू दैट। बट अगर आप कुछ ऐसे प्लांट्स बनाओ, ऐसे टमाटोज बनाओ, ऐसे एप्पल्स बनाओ, ऐसे कुछ दूसरे प्लांट्स बनाओ जो हार्वेस्ट करने के बाद भी काफी लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहे, तो इससे उनकी मार्केट वैल्यू मेंटेन रहती है। ये बात आप समझ पाओगे कि उसके अंदर आपकी मार्केट वैल्यू आपकी मेंटेन रहेगी एंड यू कैन एक्चुअली सेल देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे आप प्लांट्स बना सकते हो विच विल बी, जिससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। हार्वेस्ट करने के बाद जो आपके लॉसेज होते हैं ना, वो आप यहाँ पे कम कर सकते हो बाय मेकिंग सम प्लांट्स। Then you have a increased efficiency of mineral usage by plants.
आप कुछ ऐसे प्लांट्स बना सकते हो जो मिनरल्स को काफी सही तरीके से यूज करेंगे सॉइल में से, ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खत्म ना हो, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी वहां पे खत्म ना हो। तो ऐसे भी आप प्लांट्स वहां पे बना सकते हो, राइट। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, आप कुछ ऐसे प्लांट बना सकते हो जिनके अंदर यू विल हैव अ हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू। जैसे एक राइस होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गोल्डन राइस, वी कॉल इट एज अ गोल्डन राइस। और जो गोल्डन राइस आपका यहाँ पे होता है, द गोल्डन राइस इज नोन टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए। दिस गोल्डन राइस इज नोन टू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए आपको यहाँ पे हाई अमाउंट में आपको यहाँ पे दिखता है गोल्डन राइस के अंदर, इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप ये पॉपुलेशन को दे रहे हो खाने के लिए, देन नाइट ब्लाइंडनेस का कंसर्न आपके यहाँ पे कम हो जाएगा। आई होप यू नो दिस, आपने बच्चों में पढ़ा होगा कि अगर विटामिन ए की कमी हो, देन यू विल हैव अ कंसर्न ऑफ योर नाइट ब्लाइंडनेस, राइट। सो दिस कैन बी डेल्ट विद, Yes, sir. राइट। सो नाइट ब्लाइंडनेस का जो कंसर्न यहाँ पे आपका होता है, वो आपका यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है अगर एक पॉपुलेशन को इस टाइप के राइस खाने के लिए वहां पे मिलता है तो, राइट। एक और चीज आया था, अगर आप विटामिन ए ज्यादा खा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें एनहांस हो जाएंगी। ऐसा मत सोचना कि रात में आप ज्यादा और बेटर देख पाओगे। आपका जो विजन है वो मेंटेन रहेगा, राइट। इट्स नॉट लाइक कि लाइक यू आर एज गुड एज अ लेपर्ड इन द डार्कनेस, ऐसा नहीं होता। यू जस्ट मेंटेन योर नाइट विजन, ठीक है। ऑलराइट, सो ये सारी आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। दीज आर द काइंड ऑफ प्लांट्स आई कैन मेक। ऐसे प्लांट्स में बना सकता हूँ और मुझे ऐसे यहाँ पे बेनिफिट्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। यही आपको पॉइंट्स यहाँ पे समझा रहे हैं आपको ये चीज। देन एनहांस न्यूट्रिशन वैल्यू में आपको बताया था, ये देखो ये आपका गोल्डन राइस है, दिस इज अ गोल्डन राइस। हम लोग तो नॉर्मल व्हाइट वाली खाते हैं, बट यू ऑल्सो हैव सच गोल्डन राइस इज ऑल्सो बीन फॉर्म्ड which has a high amount of vitamin A, right? This is my vitamin A की इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपको यहाँ से मिलेगी, so it is going to have a good amount of your vitamin A आपको इसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। So in addition to these uses, genetically modified has been used to create tailored made plants to supply alternative resources to the industries. So gene modification जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, that I understand my gene modification. So जब हम gene modification हम यहाँ पे करते हैं तो इसका फायदा इंडस्ट्रीज को भी काफी ज्यादा होता है। So you can actually do one thing, कि आप ऐसे जीन को मॉडिफाई कर सकते हो जिससे क्या होगा कि आपको ऐसा प्लांट बनेगा जिसमें से आप कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको निकल के मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऐसे प्लांट बना सकते हो विच कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्टार्च, जिसमें से आपको स्टार्च मिल जाएगा। आप ऐसे प्लांट बना सकते हो जिसमें से आपको फ्यूल मिल सकता है। बायोफ्यूल एक टर्म है जो आजकल आपको सुनने के लिए मिल सकता है, बायोफ्यूल नाम का। सो यू कैन एक्चुअली यूज अ प्लांट, यू कैन एक्चुअली ग्रो वीड्स, उनको ग्रो करके आप उनमें से फ्यूल निकाल सकते हो। और फ्यूचर में शायद आज से 30 years from now, we might be using this fuel for running cars or running other vehicles, right? Possibly, right? I hope आप सब यहाँ पे अभी तो देख ही पा रहे होंगे कि हमारा यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन आपका हो रहा है। और इफ यू कैन सी ना, राइट नाउ वी आर इन द फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है कि अब आप देखोगे आपकी ईवी वाली कार्स आपको दिख रही होंगी रोड के ऊपर, टीवी पे भी दिख रही होती है। टाटा नेक्सॉन की ईवी आ रही है, टाटा पंच की ईवी आ रही है। व्हीकल्स आपको दिख जाएंगे रोड के ऊपर, ओला वाले व्हीकल्स ईवी वाले आपको दिख जाएंगे, राइट। सो देयर इज अ ट्रांजिशन हैपनिंग ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं। सो फॉर श्योर इन द अपकमिंग फ्यूचर में जब आप लोग लाइक विल बी इन योर 20s and 30s, नॉट 20s बट इन योर 30s, सो यू माइट फाइंड बायोफ्यूल यूज किया जा रहा होगा शायद कार्स के अंदर एंड व्हीकल्स के अंदर, सो दैट माइट हैपन। सिमिलरली हम ऐसे क्रॉप्स बना सकते हैं जिनसे हम फार्मास्यूटिकल चीजें डिराइव कर सकते हैं। यू कैन मेक सम प्लांट्स व्हिच कैन गिव यू सम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो भी किया जा सकता है यहाँ पे। सो ये भी आप यहाँ पे याद रखना, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो यहाँ पे हम एक कहानी समझेंगे और ये कहानी आपकी होगी बैसिलस thuringiensis की। अब बैसिलस thuringiensis की कहानी आप पहले भी सुन चुके हो, तो थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा तो आप जानते हो इसके बारे में। सो इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ माय बैसिलस thuringiensis। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे बैसिलस thuringiensis के बारे में, दिस इज अ बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया के बारे में अगर आपको याद हो तो पता है हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था, अगर आपको याद नहीं तभी कोई बात नहीं, बट हमने सीखा था एक क्राई प्रोटीन इसमें से हमें बन के निकलता है और उस क्राई प्रोटीन की मदद से हम बटरफ्लाइज के कैटरपिलर को मार सकते हैं। याद आ रहा है, हमने कुछ पढ़ा था ऐसा कुछ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ राइट, तो वही चीज को हम थोड़ा यहाँ पे और सही से हम यहाँ पे सीखेंगे।
सो जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे बैसिलस thuringiensis के बारे में, सो इसमें होता है आपका एक जीन. सो इन दिस बैक्टीरिया यू हैव अ जीन एंड दैट जीन ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय क्राइजीन. लेट्स से यहाँ पे एक जीन है आपको, वहां पे उस जीन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्राइजीन. और इस क्राइजीन में से आपको मिलता है एक टॉक्सिक प्रोटीन. सो क्राइजीन में से आपको मिलेगा आपका एक टॉक्सिक प्रोटीन, और ये टॉक्सिक प्रोटीन आपका किल कर सकता है इंसेक्ट को. सो दिस गोइंग टू बी टॉक्सिक टू द इंसेक्ट्स, राइट. सो जो टॉक्सिक प्रोटीन हम यहाँ पे बना रहे हैं, दिस कैन एक्चुअली टारगेट द इंसेक्ट्स. दिस कैन एक्चुअली टारगेट इंसेक्ट्स. ये बात तो हम जानते हैं कि हाँ जी ये इंसेक्ट को तो टारगेट कर ही सकता है, ये तो हमने सुना ही था, पढ़ाई था, राइट. कौन से इंसेक्ट को ये टारगेट कर सकता है, तो ये भी आप यहाँ पे देख लो. ये टारगेट कर सकता है आपके लेपिडोप्टेरा को, लेपिडोप्टेरन्स. लेपिडोप्टेरा इज एक्चुअली ऑर्डर. आप जब एनिमल किंगडम पढ़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपको मिलता है आपका फैलम होता है, देन क्लास आता है, देन आपको ऑर्डर आता है. तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं, आपके इंसेक्ट्स आपके आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर. ये बात आपको मालूम है, इंसेक्ट ऑल कम अंडर द आर्थ्रोपोडा. सो आर्थ्रोपोडा के अंदर यू हैव अ क्लास इंसेक्टा, और उस क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर होते हैं. तो उनमें से एक ऑर्डर होता है आपका लेपिडोप्टेरा. और लेपिडोप्टेरा ये जो आपका ऑर्डर होता है, या जो लेपिडोप्टेरेंस जो उसमें जो आपके इंसेक्ट आ रहे होते हैं हम बोलते हैं, इसमें आपके इंसेक्ट आते हैं जैसे कि आपका हो गया बटरफ्लाई, और आपका आ गया यहाँ पे बीटल्स, नॉट बीटल्स सॉरी, यू विल हैव योर मॉथ. सो मॉथ एंड बटरफ्लाई आपके आते हैं लेपिडोप्टेरा के अंदर. तो ये इनको टारगेट कर सकता है, बट ये अकेले नहीं है, ये कई सारे और इंसेक्ट को टारगेट कर सकता है. जैसे इट कैन टारगेट योर डिप्टेरा. डिप्टेरा में आपके आते हैं हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. इसमें हम हमारे डाल देंगे यहाँ पे हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. बस बेसिकली ये दोनों ही नॉर्मली प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते, बट यस यू विल स्टिल फाइंड डिप्टेरा में एग्जांपल आप याद रखना. यू कैन हैव योर मॉस्किटो, you can have your housefly or the example in this. And then फिर एक आखिरी ग्रुप को ये जो टारगेट कर सकता है ये टॉक्सिक प्रोटीन, that is going to be your beetles. बीटल्स को भी ये टारगेट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कोलियोप्टेरा, जिसको हम इवन ये आता है ग्रुप के अंदर, दैट्स एक आता है एक ऑर्डर के अंदर, जिसको हम कहते हैं कोलियोप्टेरा. ठीक है. तो याद रखना ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है काफी लोगों को डैमेज कर सकता है. आपके डिप्टेरा को भी डैमेज कर सकता है, मतलब मॉस्किटो हाउसफ्लाई को भी डैमेज कर सकता है, बीटल्स को भी डैमेज कर सकता है, राइट. अब जनरली हमने क्या देखने को मिलता है ना, कि क्रॉप के अंदर या एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आपके जो डैमेज करने वाले जो इंसेक्ट होते हैं वो नॉर्मली बटरफ्लाई वाली फैमिली के ज्यादा होते हैं. मतलब इनके कैटरपिलर आते हैं और वो फिर डैमेज करते हैं क्रॉप्स को. सो लेपिडोप्टेरेंस को टारगेट करने के लिए ज्यादा वेल नोन है बैसिलस thuringiensis का जो प्रोटीन है, ये इस्तेमाल करके हम लेपिडोप्टेरेंस का जो ग्रुप है उसके इंसेक्ट्स को हम टारगेट कर सकते हैं. वी कैन किल देम, राइट, वी कैन किल देयर कैटरपिलर. तो इतनी बात पहले आप यहाँ पे याद रखना कि ये टारगेट किसको करता है. अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये टारगेट उन्हें करता है, ये प्रोटीन बन रहा है बैक्टीरिया के अंदर, तो ये प्रोटीन बैक्टीरिया को टारगेट क्यों नहीं करता. मतलब बैक्टीरिया को भी तो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना इससे, अगर टॉक्सिक प्रोटीन है. सो बैक्टीरिया शुड आल्सो गेट अफेक्टेड ओवर हियर, दैट शुड बी द क्वेश्चन ओवर हियर. तो यहाँ पे होता क्या है, लेट्स ट्राई टू सी दिस. जब भी हम यहाँ पे बैक्टीरिया की कहानी समझते हैं, तो एक बात याद रखना कि जब भी हम बैसिलस की यहाँ पे बात करेंगे, स्टोरी ऑफ बीटी कॉटन, वो भी हम करेंगे यहाँ पे. सो ये जो आपका बैसिलस है ना, बैसिलस thuringiensis, इसमें जो आपका जो प्रोटीन बनता है, द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड, याद रखना द प्रोटीन इज कमिंग फ्रॉम द जीन एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज माय क्राइजीन. ये छोटी छोटी बात है लेकिन इससे ही क्वेश्चन बन के आते हैं. आप दिस क्राइजीन, और क्राइजीन में से आपके यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे प्रोटीन. तो जो प्रोटीन आपको बन के मिलेगा आपका यहाँ पे, that protein initially is called as my प्रोटॉक्सिन. अब ये जो प्रोटॉक्सिन आपको बनके मिल रहा है क्राइप जीन में से, दिस प्रोटीन इज इन इनएक्टिव कंडीशन. ये है आपका यहाँ पे इनएक्टिव. सो जो प्रोटीन मुझे यहाँ पे बनके मिला है, ये प्रोटीन मेरा सामने जो यहाँ पे खड़ा है, दिस इज माय इनएक्टिव प्रोटीन. अब अगर मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा इनएक्टिव प्रोटीन है, तो ये बैक्टीरिया को कुछ नहीं करेगा. ये प्रोटीन जब भी बैक्टीरिया बना रहा है ना, तो बैक्टीरिया के अंदर ये जो प्रोटीन बन रहा है वो इनएक्टिव फॉर्म में. तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि मेरा इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव होगा कब. तो याद रखना मेरा प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट होता है टॉक्सिन के अंदर. द प्रोटॉक्सिन विल बिकम टॉक्सिन. जब ये एक्टिव हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिर्फ यहाँ पे टॉक्सिन प्रोटीन, कॉल्ड एज अ टॉक्सिन प्रोटीन. तो मेरा प्रोटॉक्सिन जब टॉक्सिन में बना, तब मैं बोलूंगा कि ये मेरा यहाँ पे हो गया एक्टिव. नाउ इट इज इन द एक्टिव फॉर्म. अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ जी
ये है मेरा यहाँ पे एक्टिव फॉर्म के अंदर, दिस इज इन माय एक्टिव फॉर्म। सवाल ये आता है कि मेरा होगा कब, तो याद रखना मेरा प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट तब होगा व्हेन इट गोज इन द गट ऑफ द इंसेक्ट, जब ये इंसेक्ट के पेट में जाएगा। सो जब ये जाता है आपके इंसेक्ट के गट में, सो व्हेन इट गोज इन द इंसेक्ट के गट के अंदर, सो इंसेक्ट के गट के अंदर होता है अल्कलाइन मीडियम, इंसेक्ट के गट के अंदर पेट के अंदर होता है आपका अल्कलाइन मीडियम, और इसी अल्कलाइन मीडियम के अंदर इन द सेम अल्कलाइन मीडियम व्हाट विल हैपन, आपका ये कन्वर्जन आपका हो जाएगा, योर प्रोटॉक्सिन विल कन्वर्ट इनटू माय टॉक्सिन प्रोटीन। तो ये बात याद रखना कि अल्कलाइन मीडियम के अंदर आपका प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट किया जाएगा आपका टॉक्सिन प्रोटीन के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर उसका पेट में ये अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट हो गया, अब ये क्या करेगा? सो नाउ व्हाट दिस टॉक्सिन प्रोटीन विल डू। सो टॉक्सिन प्रोटीन में करना कुछ नहीं है, करना वैसे बहुत कुछ उसने, देख लेते क्या करता है वो। सो टॉक्सिन प्रोटीन जो मेरा यहाँ पे होगा, दिस विल टारगेट द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द मिडगट, ये टारगेट करेगा मिडगट की एपिथेलियल लाइनिंग को, एपिथेलियल लाइनिंग को। अब जैसे ही वो एपिथेलियल लाइनिंग को टारगेट करना चालू करता है, उसके अंदर वो क्या करेगा? उसके अंदर होल्स क्रिएट करना चालू करेगा। जो कैटरपिलर ने इतने मजे से खाया था उस प्लांट को, अब देखो क्या हो रहा है, प्रोटीन अंदर गया, वो आपके मिड गट को टारगेट करेगा, और क्या टारगेट करेगा वहां पे? इट इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट द पोर्स, ये वहां पे जाके क्रिएट करेगा पोर्स। सो दिस इज गोइंग टू क्रिएट द पोर्स। जैसे ही आपके यहाँ पे पोर्स, मतलब जैसे आपके वहां पे मिड गट में होल्स क्रिएट होंगे, कुछ ही टाइम के बाद आपके कैटरपिलर की वहां पे डेथ हो जाएगी। सो विल फाइंड द कैटरपिलर विल डाई आफ्टर सम टाइम। जैसे आपके यहाँ पे पोर्स क्रिएट होते हैं, आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड कि आपके कैटरपिलर की वहां पे हो जाएगी डेथ, उसके यहाँ पे डेथ हो जाएगी, एंड दैट इज हाउ प्लांट विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द स्टमक ऑफ द कैटरपिलर या इन द स्टमक ऑफ द इंसेक्ट, जो इसको खाने के लिए आता है, जो यहाँ पे ये प्रोटीन को पेट में लेगा। मर्डर का तरीका थोड़ा कैजुअल है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट डज ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। अब आपको याद समझना ये है कि ये कैटरपिलर बैक्टीरिया को आके खाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, इट वोंट कम एंड ईट द बैक्टीरिया। तो ये जाएगा कैसे इसके पेट के अंदर? तो अब यहाँ पे आपकी कहानी आती है। सो नाउ हियर द स्टोरी ऑफ बीटी कॉटन कम्स। आपने करना ये है, आप अपना बैसिलस में से निकालो अपना क्राइजीन। सो यू टेक योर बैक्टीरिया, अपना बैक्टीरिया आप पकड़ो बैसिलस वाला, उस बैक्टीरिया में से आप निकाल के दो अपना यहाँ पे क्राइजीन, इसमें से निकालो अपना क्राइजीन आप, और ये क्राइजीन को आप इनकॉर्पोरेट करो प्लांट के जीनोम के अंदर। यू टेक आउट द क्राइजीन and now this cryogen will be incorporated into the plant genome। इसको हम प्लांट जीनोम में हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सो विल फाइंड कि आपने क्रायोजन यहाँ से निकाल लिया और उस क्रायोजन को आपने लगा दिया अपने यहाँ पे प्लांट जीनोम के अंदर। अगर मैं ये क्रायोजन को प्लांट जीनोम के अंदर लगा रहा हूँ, इफ आई एम इनकॉर्पोरेटिंग दिस प्लांट जीनोम के अंदर अगर क्रायोजन को मैं लगा रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ उस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? कैन आई से दैट? अरे कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? इतना क्या सोच रहे हो? अगर मैंने एक बाहर के जीन को निकाला, उसे डाल दिया मैंने यहाँ पे एक प्लांट के जीनोम के अंदर, एक प्लांट था आपका यहाँ पे खड़ा हुआ था, उस प्लांट के अंदर मैंने वो जीन को डाल दिया, क्रायोजन को निकाल के इस प्लांट के अंदर मैंने डाल दिया, तो क्या मैं इस प्लांट को बोल सकता हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? हाँ तो बोलो ना, फिर बोलो, क्या आती है दिक्कत यस बोलने में अनम्यूट करके? सो यू कॉल इट एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मेरे यहाँ पे बन चुका है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आपके यहाँ पे रेडी है। सो नाउ अज्यूम दैट कि आपका जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का रेडी है। यहाँ पे मैंने जो जीन निकाल के डाला, वो मैंने जीन निकाल के डाला मेरे बीटी कॉटन में से, राइट, सॉरी मैंने निकाला अपना बैसिलस thuringiensis से, राइट। सो आई हैव टेकन आउट दिस जीन फ्रॉम द बैसिलस। सो मेरा जो यहाँ पे प्लांट बन के रेडी हो चुका है ना, आई कैन कॉल इट एज अ बीटी प्लांट। समझिए ये कॉटन का प्लांट है, तो इस प्लांट को बोलूंगा यहाँ पे एज अ, लेट्स आई विल कॉल इट एज अ बीटी कॉटन। अब अगर कोई इंसेक्ट आके इसके ऊपर बैठा, अगर कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, समझो एक कैटरपिलर आके अपनी लाइफ स्टार्ट करने का प्लान करता है, तो जैसे मेरा कैटरपिलर इसके ऊपर आके बैठेगा और खाना चालू करेगा,
कुछ ही मिनटों की बात है, उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा, राइट। सो अनलकी कैटरपिलर, राइट, उसको तो मालूम था नहीं, वो तो वहां पे हैच आउट हुआ था, वहां पे उसके एग ले किया गया था, जैसे वहां से निकला उसका पहला काम यही होता है कि खाना खाओ, राइट, उसने खाना चालू किया, वहां से नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू डू ओवर देयर, दैट इज हाउ योर बीटी कॉटन इज फॉर्म। तो आपको याद रखना है कि बीटी कॉटन इज नथिंग बट योर, आप बैक्टीरिया में से अपना क्राइजिन निकाल रहे हो, बैसिलस थुरिंजिस में से अपना क्राइजिन निकाल रहे हो, और आप उसे लगा रहे हो प्लांट के अंदर। एक बार आपने उसे प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, देन दैट प्लांट बिकम्स माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब ये क्रॉप के अंदर सारे सेल्स में यू विल हैव दिस जीन ऑफ माय क्राइजीन, और जैसे ही मेरा बैक्टीरिया, सॉरी मेरा मेरा कैटरपिलर उसे आके खाएगा, सो नाउ यू नो व्हाट विल हैपन। सेम चीज याद रखना, मैं ऑलरेडी रिपीट कर रहा हूँ आपका यहाँ पे। सो एज सुन एज, ध्यान दो यहाँ पे, अभी सवाल आएंगे, फिर सवाल भी सॉल्व करना है। सो व्हेन यू फाइंड कैटरपिलर ओवर हियर, सो कैटरपिलर की गट में अब यहाँ पे क्या होता है, यू नो दैट, जैसे कैटरपिलर के पेट में आपका गया, आपका यहाँ पे प्रोटॉक्सिन, अब बता दो जोर से, मेरा प्रोटॉक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राइट, इट विल कन्वर्ट इनटू माय टॉक्सिन प्रोटीन में, ये मेरे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और ये कन्वर्ट क्यों हुआ? क्योंकि पेट में कौन सा मीडियम होता है? Alkaline medium. राइट, पेट में विल हैव द अल्कलाइन मीडियम, सो पेट में यू विल बी हैविंग द अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। अब जैसे एक बार आपके टॉक्सिक प्रोटीन आपके यहाँ पे बन चुका है, नाउ इट विल गो एंड अटैक द मिड गट के ऊपर आके टारगेट करेगा, और वहां पे वो होल स्टेट करेगा, इट विल क्रिएट द पोर्स एंड देन द बैक्टीरिया विल डाई, सॉरी द कैटरपिलर विल डाई। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज हाउ वी कैन मेक बीटी कॉटन हम बना सकते हैं, बीटी टमाटो बना सकते हैं, कई सारे बीटी कॉर्न प्लांट्स हम बना सकते हैं। इंडिया में बीटी कॉटन को काफी ज्यादा यूज किया जाता है कंपैरेटिवली, बट यू कैन फाइंड नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी फॉर्म। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, राइट, BT for a short. BT toxic gene has been cloned from the bacteria and have been expressed in the plant to provide resistance to the insects without the need of a insecticide. आप जब ये जीन डाल देते हो एक प्लांट के अंदर, तो अब उस प्लांट को किसी इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को वैसे ही बचा पाता है इंसेक्ट से, राइट। दैट इज हाउ यू क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड। एग्जाम्पल आर माई बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, ऐसे कई सारे आप अपने यहाँ पे प्लांट बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब बीटी कॉटन की जो आपकी कहानी है ना यहाँ पे, इसके अंदर आपके यू हैव जीन्स के आपके कुछ टाइप्स होते हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, मतलब ये जो क्राइजीन होते हैं इसके भी आपको 2-3 टाइप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, वी विल फाइंड नंबर ऑफ टाइप्स ओवर हियर। तो एक आपका यहाँ पे होता है क्राई1 AC, और एक होता है आपका यहाँ पे क्राई2 AB। अब ये जो दो मेरे जीन यहाँ पे होते हैं, दीज 2 जीन्स आर नोन टू टारगेट बॉलवॉर्म्स। ये दो जीन मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर नोन टू टारगेट माय बॉलवॉर्म्स, ये बॉलवॉर्म्स को टारगेट करते हैं। बॉलवॉर्म्स मतलब है आपके, अगेन दे कम अंडर द लेपिडोप्टेरम के अंदर ही वो लोग आते हैं यहाँ पे, और ये जो मेरे यहाँ पे जीन होंगे ये जाके उन्हें टारगेट करेंगे। मतलब अगर बॉलवॉर्म आके खा रहा है ना प्लांट को, तो आपको याद रखना है आपको ये जीन डालने प्लांट के अंदर। तो एक बात आप समझो यहाँ पे, आपके प्लांट में आप कौन सा जीन डालोगे डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कौन सा है और उसको कौन आके खाता है, ये बात याद रखना। आज के डेट में अगर मुस्कान को एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है, तो वो ध्यान में रखेगी कि उस प्लांट को डैमेज कौन करता है, कौन सा इंसेक्ट वहां पे डैमेज करता है, उस हिसाब से वो वहां पे उस टाइप का जीन डालेगी उस प्लांट के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट शी विल मेक अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखते हैं, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो, दैट यू हैव अ क्राई1 AC एंड क्राई2 AB, और इसके इस्तेमाल करके यू कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ द बॉलवॉर्म्स। तो बॉलवॉर्म्स को यहाँ पे आप खत्म कर सकते हो, मतलब बॉलवॉर्म्स आगे उसके ऊपर बैठेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। देन यू हैव अ क्राई1 AB, ये जो आपका यहाँ पे जीन है, इस जीन की मदद से आप खत्म कर सकते हो कॉर्न बोरर्स को। ये कॉर्न मतलब वो मकई के झाड़ पे आके ये इंसेक्ट बैठता है और खाता है, सो यू कॉल देम एज अ कॉर्न बोरर्स, ठीक है। तो कॉर्न बोरर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, इनको खत्म करने के लिए आई कैन यूज दिस काइंड ऑफ जीन। तो ये जीन मुझे डालना पड़ेगा अगर मेरा कॉर्न बोरर्स का प्रॉब्लम है मेरे फील्ड के अंदर, सो आई विल बी यूजिंग दिस वाला जीन ओवर देयर एंड देन आई कैन फाइंड कि वहां पे वो सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। ये जीन्स याद रखना, क्राई1 AC, क्राई1 AB, ये बॉलवॉर्म्स को मारने के लिए यूज किया जाता है।
क्राइवन एबी को इस्तेमाल किया जाता है आपके कॉर्न बोरर्स को खत्म करने के लिए। तो अगर आप इतना याद रख सकते हो देन क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो थोड़ा हम यहाँ पे, अच्छा पहले ये बताओ क्या कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ पे सबको? Yes, sir. इसके वाली Yes, साइड sir. क्या चलो Yes. बताओ अभी यहाँ पे। सो यू हैव ओवर हियर पेस्ट से बचाने के लिए हम बनाते हैं हमारा बीटी कॉटन। ये जो इंसेक्ट है ना, ये सारे हैं, ये इंसेक्ट देख के पता है मुझे वो उनकी याद आती है, वो याद है एक शो आता था आपका ऑगी एंड कॉकरोचेस? Yes, sir. अच्छा नहीं आप लोग देखते होंगे, नहीं आप लोग तो बड़े सीरियस टाइप Yes, के लोग हैं। sir. सर मेरा नहीं, फेवरेट सर कार्टून मैं था अभी वो। थोड़ी देर पहले देख के आऊँ। देखते हैं हम। अच्छा बता दिया प्रिंस। फोन फोन लगवाता हूँ मैं स्नेह मैम से, कल लगाता हूँ फोन, कल घर पे फोन आएगा डांट तो पड़वाओगे। अब डांट पड़ेगी। स्नेह मैम बोला ऐसे थे पेरेंट्स ही बात करनी है, बच्चे से बात ही नहीं करनी अब तो। So what yeah, these are the insect you get to see। अच्छा था शो, कोई भी आता है, अच्छी बात है। So you have this सर बीटी pest कॉटन वाली साइड दिखाना। बताओ बताओ अभिषेक बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सर बताइए बीटी कॉटन वाली साइड दिखाना। कौन सी वाली स्लाइड दिखाना? सर इसे 2 स्लाइड पीछे कर दो बस। क्या है ये सब, व्हाट इज हैपनिंग? सर इससे पीछे वाली। यहाँ पे हम ऑगी एंड कॉकरोचेस की बात कर रहे हैं और आपको पिछली स्लाइड देखनी है। हमारे सारे कैटेगरीज के शो देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया। ठीक है सर। एंड देन यू टेल कि हाँ सर मैं तो होता हूँ प्रोडक्टिव मैं तो प्रोडक्टिव हूँ, पता नहीं क्यों लोग ऐसे बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया। ऑलराइट ठीक है, सो दैट इज समथिंग, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। सो यू हैव दिस बैसिलस थोरेंजेसिस वाला कंडीशन हम यहाँ पे समझते हैं। यू विल हैव योर बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स, क्राई टॉक्सिन मतलब वही आपके प्रोटीन से आपके यहाँ पे। बीटी इज अ माइक्रोब नेचुरली फाउंड इन द सॉइल, दैट्स अ बैसिलस थोरेंजेसिस, राइट। ये प्रोड्यूस करता है कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स विच हैज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, जो इंसेक्ट्स को मारने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये बैसिलस को खत्म क्यों नहीं करता, हम लोग इसका आंसर जानते हैं, बिकॉज इट ओनली बिकम्स एक्टिव इन द योर पर्टिकुलर alkaline condition. So it only remains inactive in the Bacillus thuringiensis, that is your protoxin form, right? BT toxin crystal kills insects such as, कौन से इंसेक्ट को ये मार सकता है, अब ये याद रख लेना। टोबैको बर्ड वर्म आपका हो गया, आर्मी वर्म आपका हो गया, ये जो एग्जांपल आपके एनसाइड के ब्रैकेट में लिखे हुए वो आप याद रखना, टोबैको बर्ड वर्म, आर्मी वर्म, राइट। ये दोनों आपके आते हैं लेपिडोप्टेरन्स के अंदर, दे बोथ विल कम अंडर द लेपिडोप्टेरन्स, राइट। देन फ्लाइज हो गए, मॉस्किटो हो गए, दे विल कम अंडर डायप्टेरा, एंड देन आपका यहाँ पे होगा आपका बीटल्स, राइट। इन सबको खत्म कर सकता है। मेनली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मेरे लेपिडोप्टेरन्स, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करते हैं, ये भी याद रखना। हाउ बीटी टॉक्सिन वर्क्स, लीफ के अंदर आपका एक बीटी क्रॉप है आपका ये, राइट। इसके अंदर बनेंगे आपके यहाँ पे क्राइटॉक्सिन्स, मतलब बीटी टॉक्सिन्स आपके यहाँ पे बनेंगे लीफ के अंदर, क्योंकि उसमें जीन लगा के रखा हुआ है हमने। अब क्या होगा, देखो इंसेक्ट आया, खा रहा है इसको यहाँ पे खड़े होके। क्राइटॉक्सिन आर कंज्यूम बाय द इंसेक्ट, टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन कॉल्ड क्राई जीन से ये टॉक्सिन बन के आता है। और क्राइटॉक्सिन कंज्यूम करने के बाद अब क्या होगा, ये पेट में गया, टॉक्सिन सोल्यूबलाइज ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, एंड नाउ दिस विल गेट एक्टिवेटेड। सो अभी आपका टॉक्सिन आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। अब ये क्या करेगा, इट विल बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द इंसेक्ट गट सेल्स, मतलब गट को जाके अटैक करेगा और वहां पे वो पोर्स क्रिएट करेगा। इट विल क्रिएट द पोर्स that causes cell swelling and cell lysis and that will kill the insect। फायदा यहाँ पे ये होता है, याद रखना कि इसका फायदा आपको यहाँ पे ये मिलेगा दैट आपके दूसरे एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक यू आर ओनली टारगेटिंग द स्पीशीज जो इसको आप मारना चाहते हो। जनरली अगर आप इंसेक्टिसाइड अगर आप स्प्रे करते हो तो अनवांटेड स्पीशीज की भी वहां पे डेथ होती है, बिकॉज इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है ना उसका, तो इंसेक्टिसाइड का वो काफी लोगों को मारेगा। बट इसका फायदा ये होता है कि इनमें यहाँ पे उनकी ही डेथ हो रही है जो आपको क्रॉप्स को डैमेज कर रहा है, सो दैट्स बेनिफिट, राइट। ये हम बात कर चुके हैं। क्राई 1AC, क्राई 2AB आर नोन टू गेट रिड ऑफ द बॉल वॉर्म्स, राइट। सो बॉल वॉर्म्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो बॉल वॉर्म्स को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। एंड क्राई 1AB का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे टू गेट रिड ऑफ द कॉर्न बोरर्स, ठीक है। सो क्राई 1AB का इस्तेमाल करके हम खत्म कर सकते हैं यहाँ पे कॉर्न बोरर्स को। बस इतनी बात याद रखनी है। अब नई कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है जिसके तरफ आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये आपके लिए कुछ चीजें यहाँ पे नहीं होगी। So let's talk about my RNA interference. अब RNA interference जो इंसाइड में एक्सप्लेन किया ना, वो बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब वो बहुत सही, मतलब बहुत शॉर्ट में खत्म किया है उसे।
हमें इसे थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा ताकि हम समझे कि यहाँ पे होता क्या है. सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन. ध्यान दो, यहाँ पे समझ आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन एक नई चीज है आपके लिए. सो पे अटेंशन. कहानी चालू होती है एक निमेटोडा के नाम से, माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया. सो माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया एक आपका यहाँ पे है निमेटोडा. ये है आपका यहाँ पे एक निमेटोड. इट्स अ निमेटोडा. ये जो निमेटोडा है, जिसको हम इवन सिंपल लैंग्वेज में इवन हम बोल सकते हैं एज वन ऑफ द राउंड वॉर्म, यहाँ से हमारी कहानी चालू होती है. ये है हमारे पिक्चर का एक कैरेक्टर जो हमें प्रॉब्लम ट्रीट करेगा यहाँ पे. सो दिस इज माय राउंड वॉर्म. अब ये जो निमेटोडा आपके सामने है, माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया, ये टारगेट करता है आपके टोबैको प्लांट्स के रूट्स को. ये आपका टारगेट करेगा, इट्स गोइंग टू टारगेट द टोबैको प्लांट्स के रूट्स को. सो इट्स गोइंग टू टारगेट द टोबैको प्लांट्स के रूट्स. इट्स गोइंग टू टारगेट द, इट्स गोइंग टू इन्फेक्ट टोबैको प्लांट, एंड दैट टू स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो उसके रूट्स में वो इन्फेक्ट करता है. अब होता क्या है कि जब ये मेरा निमेटोडा टोबैको प्लांट्स के रूट्स में इन्फेक्ट करता है, तो उससे अल्टीमेटली क्या होता है कि टोबैको प्लांट की डेथ हो जाती है. कुछ टाइम के बाद टोबैको प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता और उसके बाद में डेथ हो जाएगी. तो इससे काफी कमर्शियल नुकसान हो सकता है फार्मर्स को, क्योंकि ये मेरा इंसेक्ट, मेरा निमेटोडा जाके टोबैको प्लांट को डैमेज कर रहा है, खा रहा है, खत्म कर रहा है, राइट. तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख लो. प्रॉब्लम है आपके सामने यहाँ पे कि एक निमेटोडा है, और ये निमेटोडा आपका जाके टोबैको प्लांट के रूट में अपने आप को इन्फेक्ट कराएगा और वहां पे ग्रो करेगा, और उसके बाद टोबैको प्लांट की वहां पे हो जाएगी डेथ. तो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं यूजिंग द आरएनए इंटरफेरेंस. तो ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एंड वी हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन ओवर हियर. और सॉल्यूशन जो आपका यहाँ पे होगा, इट इज कमिंग वाया आरएनए इंटरफेरेंस. तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी यहाँ पे क्या होती है. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस. प्रॉब्लम आपको पता चल चुकी है यहाँ पे कि प्रॉब्लम मेरी है वहां पे इंसेक्ट. Let's talk about my RNA interference. अब इसमें एक आपको सिंपल सा एक प्रिंसिपल बताता हूँ, वो आप पहले याद रखना. जब भी आप आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हो, तो यहाँ पे बनेगा आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए. यहाँ पे बनाया जाएगा आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए. अब आप जानते हो कि नॉर्मली आपका आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता, लेकिन जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन सकता है. ये हमारे सेल के अंदर भी बन सकता है, प्लांट सेल में भी बन सकता है, राइट. और एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह भी कई बार ये बनता है, ठीक है. बट अब फिलहाल याद रखना शॉर्ट में कि जब हम आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो एक आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए यहाँ पे आपका बनते हुए आपको मिलेगा. और ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको यहाँ पे बनते हुए मिलता है, दैट कैन टारगेट अ स्पेसिफिक आरएनए. ये टारगेट कर सकता है, इट कैन गो एंड टारगेट स्पेसिफिक एमआरएनए. ये जाके आपके स्पेसिफिक एमआरएनए को टारगेट कर सकता है. और अगर ये जाके एक स्पेसिफिक एमआरएनए को टारगेट करता है, देन आप फिर प्रॉब्लम आएगी. प्रॉब्लम क्या आएगी? बेसिकली आपका जो एमआरएनए होगा वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, ठीक है. तो पहले इतना याद रखो कि आपके आरएनए इंटरफेरेंस के जो आपकी जो आउटलाइन की जो आपकी स्टोरी वो ये है कि आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए हम यहाँ पे बनाएंगे, और वो जो बनेगा दैट कैन गो एंड टारगेट अ स्पेसिफिक एमआरएनए. वो जाके एक पर्टिकुलर एमआरएनए को जाके वो कट करेगा या खत्म करेगा, ठीक है. इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूं. देखो, आप थोड़ा सोचो, आपके पास है डीएनए. डीएनए में से आप बनाते हो आपका एमआरएनए, राइट. यू मेक अ एमआरएनए ओवर हियर. और उस एमआरएनए से ड्यूरिंग ट्रांसलेशन हम क्या बनाते हैं? प्रोटीन. प्रोटीन बनाते हैं उसमें से, राइट. ये एक सिंपल रूल है जो आप जानते हो, दैट इज आल्सो माय सेंट्रल डॉगमा. याद आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सेंट्रल डॉगमा. डीएनए में से एमआरएनए, एमआरएनए में से प्रोटीन. ये मत बोलना कि सर हम भूल गए, प्लीज ये मत बोलना. डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से आपका यहाँ पे प्रोटीन बनता है, राइट. नाउ यू नो दैट वेरी क्लियरली दैट आपका एमआरएनए इज गोइंग टू बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड, एंड देन उसमें से आप अपने यहाँ पे प्रोटीन बनाते हो. समथिंग यू नो हैपेंस, राइट. अब आप थोड़ा सोचो, आपका जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, ये प्रोटीन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
आपका प्रोटीन आपके लिए बन रहा है, समझो एक सेल के अंदर एक प्रोटीन बन रहा है, आप जानते हो सेल के अंदर प्रोटीन बनते रहते हैं, राइट। एक प्रोटीन आपके सेल के अंदर बन रहा है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा बनना चाहिए। अगर उस प्रोटीन के mRNA को हम जाके खत्म कर दें, अगर हम उस प्रोटीन के mRNA को जाके अगर हम वहां पे जाके खत्म कर दे, इफ आई किल द mRNA ओवर देयर, मुझे बताओ क्या वहां पे वो प्रोटीन बन पाएगा? नहीं सर। नो सर, नहीं बनेगा। नो सर। नहीं बन पाएगा। अगर मैं जाके उस प्रोटीन को बनाने वाला mRNA जैसे ही बन के आ रहा है, उसको जाके मैंने खत्म कर दिया, उस mRNA को जाके अगर मैंने खत्म कर दिया, उसको किल कर दिया, तो मेरा प्रोटीन बन नहीं पाएगा। अगर मेरा mRNA ही नहीं बन रहा तो मेरा प्रोटीन तो बनने से रहा। और अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेरे लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण था या ये प्रोटीन मेरे लिए बहुत लाइफ सेवर था, तो समझ जाओ कि अगर प्रोटीन गया तो सेल भी जाएगा, अगर ऐसे ऐसे करके सारे सेल गए तो उस एनिमल की भी वहां पे डेथ हो जाएगी। इसी लॉजिक के ऊपर हमारा आरएनए इंटरफेरेंस काम करेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो इसी लॉजिक को आप यहाँ पे रखना कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हमारे निमिटोडा तक पहुंचाते हैं हमारे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो हमारे यहाँ पे होगा, ये जाके उस mRNA को जाके टारगेट करेगा जो निमिटोडा के लिए इंपॉर्टेंट है। समझो इस बात को, ये डबल स्ट्रैंड आरएनए को हमें अंदर पहुंचाना है। द आइडिया इज, स्टोरी आप समझो, प्लान समझो, इस डबल स्ट्रैंड आरएनए को मुझे पहुंचाना है उस निमिटोडा तक। एक बार उस माइलोडोजाना इनकॉग्निशिया तक वो पहुंच गया, फिर ये क्या करेगा, ये जाके टारगेट करेगा उस स्पेसिफिक mRNA को जो निमिटोडा के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने उस mRNA को खत्म करना चालू किया, निमेटोडा कुछ ही दिनों में वहां से निपट जाएगा। क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? क्या आपको प्लान समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस सर। Right, I hope it's clear to all of you. This is what we'll be doing over here. This is what the idea is. This is what we'll be trying to do in this, right? ठीक है, चलो हम देखते हैं अब हम इसे यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Now, the thing is, पहले हमें क्या करना है ना, अब प्लांट अपने आप से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा नहीं, राइट? सो वी हैव टू यूज अ हेल्प। हमें प्लांट के अंदर कुछ जीन्स को हमें डालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मैं आपको हिंट देता हूं, अगर एक प्लांट के अंदर आई हैव टू ऐड सम जीन्स, अगर एक प्लांट के अंदर, इफ इन द प्लांट्स मुझे कोई जीन को वहां पे पहुंचाना है, तो जीन पहुंचाने के लिए मैं एक यहाँ पे बैक्टीरिया की मदद ले सकता हूं। मैं आपको हिंट देता हूं, उस बैक्टीरिया की मदद लेने के पहले आपको हिंट देना चाहूंगा, उस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। तो मुझे बताओ हम कौन से बैक्टीरिया की यहाँ पे मदद लेंगे? कौन सा बैक्टीरिया था जिसके अंदर आपको टीआई प्लाज्मिड देखने के लिए आपको मिलता है? एग्रोबैक्टीरिया। एग्रोबैक्टीरियम, बिल्कुल सही, राइट राइट कोमल। सो देखो हम यहाँ पे करते क्या है, आई विल बी यूजिंग अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज माय एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। अब ये जो मेरा बैक्टीरिया होगा, दिस बैक्टीरिया इज नोन टू इन्फेक्ट द प्लांट्स, ये प्लांट्स को काफी इजीली आपको इन्फेक्ट करता है। तो हमने करना क्या है ना, एग्रोबैक्टीरियम की मदद से मैं कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्लांट्स के अंदर पहुंचाऊंगा। सो यूजिंग दिस एग्रोबैक्टीरियम आई विल incorporate some specific genes. So I will incorporate some specific genes into tobacco plant, into your tobacco plant. तो अब ये चीज आप यहाँ पे समझो कि टबैको प्लांट में मैं कुछ जीन्स पहुंचाना चाहता हूं, और वो जीन्स पहुंचाने के लिए मुझे क्या यहाँ पे हेल्प करेगा, दैट्स माय एग्रोबैक्टीरियम। सो एग्रोबैक्टीरियम की मदद से आई विल बी एबल टू ऐड सम स्पेसिफिक जीन्स इनटू माय टबैको प्लांट। सो याद रखना, टबैको प्लांट के अंदर मुझे कुछ स्पेसिफिक जीन्स वहां पे मेरे पहुंचाने, और वो पहुंचाने के लिए मैं यूज करूंगा मेरे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम को, राइट। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि देखो ये आपके यहाँ पे सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी आप लोगों को? विजिबल है सर। दिख रही है। हाँ, एक बार अनम्यूट करके आप दिख लॉग इन करके लॉग आउट करके ट्राई करो, या लॉग आउट करके आप लॉग इन दिख रही है। दिख रही है, ठीक है। देखो आपका जो एग्रोबैक्टीरियम है, इसके अंदर लगा हुआ है आपके यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड, इसमें हमने लगा दिया कुछ हमारा स्पेसिफिक जीन, इसके अंदर मैं लगा चुका हूँ मेरा यहाँ पे एक स्पेसिफिक जीन मेरा यहाँ पे लगा चुका हूँ, राइट। सो आई एडेड ओवर हियर अ स्पेसिफिक जीन, तो यहाँ पे एक मैं स्पेसिफिक जीन यहाँ पे लगा चुका हूँ।
अभी जो स्पेसिफिक जीन में जो मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पहुंच जाए मेरे टोबैको प्लांट के अंदर। तो सिंपल सी बात है ना, आप तो जानते हो कि एग्रोबैक्टीरियम आपका इन्फेक्ट करता है प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, वहां पे जाके सारे सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करेगा, राइट। तो हम इस एग्रोबैक्टीरियम को इस्तेमाल करके हमारे प्लांट के अंदर हमारे स्पेसिफिक जीन को हम पहुंचा देंगे उसके अंदर, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो मेरा स्पेसिफिक जीन है ये क्या करता है। अगर ये जो मेरा जीन है अगर मेरे प्लांट की डीएनए में लगेगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये एक आपके सामने सवाल आ सकता है। लेकिन वो सवाल समझने के पहले मुझे ये बताओ, क्या यहां तक आपको बात समझ आ रही है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आर यू क्लियर विद दिस थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर? Yes, sir. ठीक है, आई एम एक्चुअली यूजिंग दिस एग्रोबैक्टीरिया to transfer a specific gene. I have to add the specific gene into tobacco plant. The specific gene had to be added into the tobacco plant. So tobacco plant के अंदर इसको डलवाना मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब ये करने के लिए अच्छा एक काम करते हैं, राइट। एक लेट्स डू वन थिंग, लेट मी, यहां तक मैंने आपको बता दिया, ये चीज मैंने बता दी। एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका भी थोड़ा सा लाइक यू आर एबल टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ओवर। तो पहले एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर हम वापस उस पे जाते हैं। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, तो रिलैक्स करो, देखो क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड। BT cotton variety that was developed by a introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to, जो आपको BT cotton आपके यहाँ पे जो होता है वो एक्चुअली किससे रेजिस्टेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ओवर हियर एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आसान सवाल है, करो हैंड रेज इसके लिए। बताइए अंशिका शर्मा क्या होगा इसका आंसर? सर डी। डी लग रहा है आपको? चेतना क्या लग रहा है आपको? वो आपको ही लग रहा है। हाँ जी चेतना बताइए। सर ए। पीयूष? सर ए। कोमल पांडे? सर ए। इट इज योर ऑप्शन है, राइट। आपका इंसेक्ट प्रेडेटर को थोड़ी वो टारगेट कर रहा है, इट इज टारगेटिंग द इंसेक्ट पेस्ट। जो आपके जो पेस्ट लाइक जो इंसेक्ट आपके टारगेट करता है प्लांट्स को, वो जो खत्म करते हैं उनको टारगेट कर रहा है। सो इट्स गोइंग टू रेजिस्टेंट टू योर इंसेक्ट पेस्ट। सो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, सो दे आर लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस, राइट। एक और क्वेश्चन खुद से पढ़ो और हैंड रेज करो, रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड। आसान से सवाल है, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है यहाँ पे ध्यान से, देन यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। What triggers the activation of protoxin to active toxin of Bacillus thuringiensis in the bollworms? बताइए बताइए प्रिंस, बोलिए क्या होगा इसका आंसर? सर डी ऑप्शन। ऑलराइट, उन्नति क्या लग रहा है? सर डी ऑप्शन। एंड वर्षा रानी? ऑप्शन डी। राइट, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे सी आंसर, बिकॉज एल्कलाइन मीडियम के अंदर ही आपको वो कन्वर्ट होगा आपके एक्टिव फॉर्म के अंदर। ट्रू, ये आप यहाँ पे हाँ, तो इसका भी आंसर आप दे सकते हो, इवन दो हमारा वो खत्म करना बाकी है, यू कैन स्टिल आंसर दिस। इन आरएनए इंटरफेरेंस द जीन्स आर साइलेंस यूजिंग, जीन्स को हम साइलेंस कर सकते हैं। साइलेंस करना मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को। यूजिंग व्हाट, क्या इस्तेमाल यहाँ पे कर सकता हूँ? बताइए इशिता कुमारी, बोलिए। सर ए। डिम्पल क्या लग रहा है आपको? चैट में आंसर कर दो डिम्पल, कोई बात नहीं। बताइए हिम्मत सिंह? सर ए। हिम्मत सिंह बता दो कि डबल स्ट्रैंड आरएनए एक्चुअली में करता क्या है, बोलो। सर एमआरएनए को किल करता है। Right, it will go and target a specific mRNA and that's how it's going to work. That's how you're going to silence a certain gene, right? ये भी बता सकते हो आप लोग, इसका भी आंसर आ ही जाएगा आपको। हैंड रेस कर लेना इसके लिए। टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट तो कर रहा है लेकिन कहाँ पे कर रहा है? बताइए बताइए पीयूष, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बी ऑप्शन। दीप्ति क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बैटमैन अभी आपके यहाँ पे सही आंसर है, इट इज योर रूट को जाके वहां पे इन्फेक्ट करेगा। सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क एंड यू डू फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट, सो दैट्स व्हाई थोड़ा करना पड़ता है। ये भी कर सकते हो, दिस इज समथिंग कैन बी डन ओवर देयर। बता दो अभिषेक क्या होगा इसका आंसर? सर विटामिन है। प्रिंस क्या लग रहा है? सर विटामिन ए। राइट, दैट्स अ करेक्ट आंसर। सो जो गोल्डन राइस हमने वहां पे देखा था, विच इज अ मॉडिफाइड जेनेटिकली लाइक मॉडिफाइड क्रॉप आपको वहां पे मिलता है, you will find a good amount of vitamin A in that, जो आपको नाइट ब्लाइंडनेस से लाइक बचा सकता है। इसका भी आंसर आपसे निकल जाएगा। You can also answer this as well, not a difficult question. In BT cotton, the BT toxin present in the plant tissue as protoxin is converted into active toxin due to, इसका आंसर आप बताइए चेतना क्या होगा इसका आंसर?
Sir, C. एंड कोमल शर्मा? Sir, C. राइट, alkaline pH of the insect gut. ठीक है. Which of the following BT crop has been grown in India by the farmers? जो ज्यादा ग्रो किया जाता है, इसका आंसर आप ऐसे अनम्यूट करके बोल दो सब लोग, क्या होगा इसका आंसर? कॉटन। Cotton. Sir, cotton. बहुत अच्छे से यहाँ पे Sir, cotton. राइट, बहुत बढ़िया. राइट, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, ये आप कर सकते हो. 2011 का क्वेश्चन है, काफी पुराना है. 2011 में यू मस्ट हैव नॉट, ओह आई गेस यू वर ऑल मस्ट बी देयर. बताइए कोमल, अच्छा शर्मा है क्या, पांडे नहीं है. ऑलराइट, किशोर सोनी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? ये लग रहा है. लग रहा है. मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए. उसका नाम बता सकते हो आप? न्यूट्रा का क्या नाम होगा उसका? कोई बात नहीं, एकदम से याद नहीं होता तो भी ट्राई कर सकते हो. ऑलराइट, इट्स माइलोडोजाइना इनकॉग्निशिया आपका न्यूट्रा है आपका यहाँ पे, और आपका यहाँ पे प्लांट्स में इन्फेक्ट करेगा रूट्स के अंदर. राइट, ट्रू, दैट्स इन टोबैको प्लांट. बिल्कुल सही, दैट्स अ करेक्ट आंसर. इसको भी कर सकते हो. लुक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी सबसे बढ़िया अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे आपको मिल जाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 करा जा सकता है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है. रीड बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contain insecticidal protein. This protein ABCD. बताइए पीयूष, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर ए ऑप्शन. अभिषेक? सर ए ही है. डिम्पल? डिम्पल आप चैट में आंसर कर सकते हो. एंड बताइए दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. राइट, बाइंड्स विद एपिथेलियल सेल ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट. और फिर उसकी डेथ कैसे होती है दीप्ति? चलो वो बाइंड कर गया एपिथेलियल सेल के साथ, उसकी डेथ वहां पे कैसे होगी? कोमल पांडे आप बताना चाहोगे उसकी डेथ वहां पे कैसे होती है इन आपके कैटरपिलर की? आवाज कट गई बेटा आपकी, एक बार फिर. ओके ओके, ऑलराइट. चेतना आप बताना चाहोगे कैसे डेथ होती है वहां पे उस कैटरपिलर की? सर पोर्स क्रिएट हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल में स्वेलिंग आ जाती है. राइट, एंड द सेल लाइसिस विल हैपन एंड इट विल डाई. राइट, ट्रू. सो यस, आई एम वेरी श्योर कि बाकी सब भी ये कहना चाहते थे, लेकिन आई थिंक आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे तक. सो यार, these are the questions you have, and ये भी आसान क्वेश्चन, you can have a look at this question later on. So that is something we have done. So I hope आप समझ पा रहे हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. They are like very straightforward questions, but आते हैं. You will find good number of questions coming from this part. तो इसलिए जो भी हम करा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सीखना. राइट, इतनी कहानी हमने यहाँ पे देख ली, बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे लग चुका है. यहाँ पे एक और चीज आप यहाँ पे समझ चुके हो कि हमें टबैको प्लांट में एक स्पेसिफिक जीन पहुंचाना है, और वो जीन हमारे जो यहाँ पे पहुंचा रहा है वो पहुंचाएगा हमारे यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम. एग्रोबैक्टीरियम की मदद से हमारा वो ये स्पेसिफिक जीन हम हमारे यहाँ पे पहुंचा देंगे. अब सवाल यहाँ पे ये आता है, आई जस्ट टेक 4-5 minutes more and then I will let you go. ठीक है, आई जस्ट टेक 5 more minutes and then I will आपको रिलीज कर दूंगा. मैं रिलीज तो ऐसे कह रहा हूँ मैं जैसे पकड़ के रखा. राइट, सो अज्यूम दैट यू हैव अ प्लांट ओवर हियर. इसके जीनोम के अंदर हम हमारा एक स्पेसिफिक डीएनए हम पहुंचाना चाहते हैं. राइट, तो इसका समझो प्लांट का ये मेरा डीएनए है, समझो ये मेरा प्लांट का डीएनए. ठीक है, दिस इज माय प्लांट का डीएनए, और इसमें मैं वो स्पेसिफिक जीन यहाँ पे पहुंचा रहा हूं. तो मैंने कुछ ये जो स्पेसिफिक जीन था मैं यहाँ पे पहुंचा चुका हूं. सो दिस इज माय स्पेसिफिक जीन. स्पेसिफिक जीन जो यहाँ पे मेरा जाके लग चुका है, और ये मेरा स्पेसिफिक जीन किसके मदद से वहां पे जाके लगा था? एग्रोबैक्टीरियम. प्लीज, या एग्रोबैक्टीरियम की वजह से वो यहाँ पे जाके लग चुका था. अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो जीन यहाँ पे जाके लग चुका है ना प्लांट के जीनोम के अंदर, ये जीन आपको बना के देगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए. सो दिस जीन इज द वन विच विल गिव यू द डबल स्टैंडर्ड आरएनए फॉर्मेशन. ये जीन आपको बना के देगा आपका यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए. तो इसलिए हमें ये जीन को अंदर पहुंचाया था, क्योंकि प्लांट अपने आप से नहीं बना सकता डबल स्टैंडर्ड आरएनए, बट हम ऐसा एक जीन डालेंगे वहां पे जिसके वजह से आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपका यहाँ पे बनेगा. राइट, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही आपके यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, अब ये जो चीज आपको बता रहा हूँ ये एनसाइड में मेंशन नहीं है, बट आपको ये मालूम होनी चाहिए.
जैसे ही आपको ये बनेगा ना आपका यहाँ पे, इसको जाके टारगेट करेगा एक प्रोटीन जाके इसको टारगेट करेगा, मतलब प्रोटीन जाके इसको अटैक करेगा. सो देयर इज अ प्रोटीन कॉल्ड एज माय डाइसर. नाम सिंपल है, याद हो जाएगा, डाइसर. सो डाइसर नाम का एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जाके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ जाके इंटरेक्ट करता है, उसे क्लीव करता है, और उसमें से आपको बना के देगा siRNA. सो माय डाइसर विल एक्ट ऑन द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और फिर आपको बन के मिलेगा समथिंग कॉल्ड एज माय siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, दैट इज कॉल्ड एज माय siRNA. तो siRNA आपको बन के मिलेगा आपको यहाँ पे, जब मेरा डाइसर जाके डबल स्ट्रैंड आरएनए के साथ इंटरेक्ट करता है, उसे वो बेसिकली आगे क्लीव करता है. इट विल क्लीव द डबल स्ट्रैंड आरएनए एंड यू विल गेट अ siRNA विल बी फॉर्म. अब जब आपका siRNA बना, तो एक नया टाइप का आरएनए आपके सामने आ चुका है. ये आरएनए जाके कंबाइन करेगा एक प्रोटीन के साथ. सो दिस आरएनए विल गो एंड कंबाइन विद वन ऑफ द प्रोटीन. या मैं इसको ऐसे दिखाता हूं कि इस आरएनए के साथ जाके एक प्रोटीन आके कंबाइन कर रहा है. आरएनए आपका रेडी हो चुका है यहाँ पे बनके, एक प्रोटीन आएगा, that protein will combine with the, so one protein will come, additional protein will come and will combine with the siRNA. So you will find one protein is going to come, और ये जाके कंबाइन करेगा मेरे siRNA के साथ. अब जब वो मेरा siRNA के साथ जाके जुड़ जाता है, तो आपका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिस्क, RISC. That stand for my RNA-induced silencing complex. RNA का इस्तेमाल करके हमने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना चुके हैं जिसको हम इस्तेमाल करके किसी ना किसी को हम साइलेंस करेंगे. आप लोग जानते हो, मैं जानता हूं कि वो जाके साइलेंस करेगा एक स्पेसिफिक mRNA को. ठीक है, सो याद रखना, ऐसा आरएनए बनने के बाद इट विल कंबाइन विद द प्रोटीन एंड देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ रिस्क, RISC. और ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है, इसको हम कहते हैं यहाँ पे आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स. मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपका बना है ना, रिस्क जो आपका बन चुका है, अब ये जाके पकड़ेगा आपके स्पेसिफिक mRNA को. बट आप इतना याद रखो यहाँ पे, यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर अप टू हियर ओनली. अब जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डाइसर आता है, ये सब एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये आपको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एकदम से हो कैसे रहा है. बिकॉज एनसीईआरटी में उन्होंने डायरेक्टली जंप कर लिया और बोला है कि वो जाके सब कुछ संभाल लेता है. एनसीईआरटी इज लाइक डबल स्ट्रैंड आरएनए आएगा वो सब ठीक कर देगा, बट यू शुड नो दैट हाउ दैट विल बी वर्किंग, राइट. सो ये एडिशनल स्टेप जो मैंने आपको बता करके, वैसे आप यहाँ पे याद रखना. ये भी मैंने काफी ट्रिम करा हुआ है इसे. एक्चुअली यहाँ पे 2 प्रोटीन के नाम आते हैं और, बट हमें इतना डिटेल में नहीं देखना. यू जस्ट हैव टू नो दैट अ प्रोटीन विल कम and will attach to the siRNA and then the process will start. And this complex over here is called as my RISC, RNA induced silencing complex. ठीक है, एक बार ये आपका बन चुका है, इसके बाद वाली कहानी हम बाद में समझते हैं. Once you know this thing, then we'll understand the remaining part later on. ठीक है, आप इतना देख लो यहाँ पे. अगर इतनी भी बात अगर आपको समझ आ रही है ना यहाँ पे, then आपको एनसीईआरटी वाली पार्ट तो समझ आ ही जाएगा. लाइक यू आर ऑलमोस्ट डन विद द पोर्शन गिवन इन द एनसीईआरटी. बस मुझे आपको समझाना है कि ये एक्चुअली में करता क्या है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो ओवर हियर. हम इसके बियॉन्ड अभी हम यहाँ पे नहीं जाएंगे. अब एनसीईआरटी में बताया कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. लेट मी फाइंड व्हाट हैज बीन मेंशन्ड हियर. लेट मी सी. सो दे हैव मेंशन्ड समथिंग लाइक योर सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड. यहाँ पे उन्होंने कुछ यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे यूज किए हुए, योर सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड. देखो यहाँ पे, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेस द बोथ सेंस and antisense RNA in the host cell. आप समझो इस बात को. ये यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हम बनाते हैं ना, आरएनए जो हम बनाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं. इन दैट यू हैव 2 स्ट्रैंड. तो उसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. एक होता है आपका सेंस वाला स्ट्रैंड और दूसरा आपका बनता है आपका यहाँ पे एंटी सेंस वाला स्ट्रैंड. और दोनों आपके यहाँ पे बॉन्ड फेयरिंग आप यहाँ पे कर लेते हैं. तो वही वहां पे मेंशन किया हुआ है. तो ये टर्म देख के आपको पैनिक नहीं होना है. दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए. ठीक है, सो यू हैव अ सेंस स्ट्रैंड आल्सो फॉर्म्ड. सो सेंस स्ट्रैंड आपका बनेगा आपका यहाँ पे, और आपका इवन बनेगा आपका यहाँ पे एंटी सेंस स्ट्रैंड. तो घर जाके
एक बार खुद से इनसाइड में जो लिखा हुआ एक बार आप पढ़ना उसे, राइट। बाकी से हमें कंप्लीट करना है। इसके अंदर मुझे एक और चीज बतानी है, फिर ये कंप्लीट होगा। एक बार पढ़ लो, अगर पढ़ के समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वैसे भी से हमें करना ही है। बट जितना मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ उससे आपकी इनसाइड वाला पार्ट आपको समझ आ जाएगा। बट स्टिल अगर कहीं पे आप अटक रहे हो देन या लेट मी नो, ठीक है। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। सो इस टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने दो चीजें यहाँ पे कवर की है मेन वाली। एक तो आरएन इंटरफेरेंस हमने 75% हमने हमारा यहाँ पे कर लिया है। वी आर डन विद द बीटी कॉटन एंड द इनिशियल पार्ट ऑफ द बायोटेक एंड एप्लीकेशन, दैट इज समथिंग वी हैव डन, ठीक है। सो अगली बार हम लोग जब मिलेंगे इसके बियॉन्ड जाएंगे एंड आई थिंक वी विल बी एबल टू कवर सम मोर चंक ऑफ पोर्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट। सो यार दैट इज व्हाट वी हैव डन। अगर कोई सवाल है तो बताइए, पहले मुझे बताइए क्या ये सारी चीजें आप सबको यहाँ पे समझ आ चुकी है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir. आखिरी सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ यस बोल दो एंड या दैट्स इट। सो दिस इज वेयर योर लेक्चर गेट्स कंप्लीटेड। विल कैच यू अगेन ऑन 2 days डाउन द लाइन। अच्छा, उसके पहले मैम ने एक फॉर्म शेयर किया हुआ है ग्रुप के अंदर, प्लीज उसे फिल कर देना। खुशबू मैम ने एक फॉर्म शेयर किया था दोपहर को अबाउट योर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ 11th ग्रेड, और उसके आपके क्या रहा है आपका अभी तक का उसमें जर्नी का फीडबैक वहाँ पे आप थोड़ा दीजिए। शेयर योर क्वेरीज ओवर देयर एज वेल, राइट, सो वी कैन मेक अ प्लान एज पर द इम्पैक्ट यू आर हैविंग ऑन दोस क्लासेस ऑन यू, ठीक है। तो वो कर देना वक्त रहते हैं। ऑलराइट पीपल, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। और कोई अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव नो क्वेश्चंस तो आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। वी कैन